नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इतिहास को एससीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और आज के वीडियो से 2 नंबर पक्के आएंगे। हमारा आज का टॉपिक है क्या, कब, कहां और कैसे, और यह टॉपिक बिहार एससीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री से लिया गया है। और आज का वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के वीडियो से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के लिए उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है, आप देख सकते हैं। और सिर्फ आपका काम यही है कि जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वीडियो में उसे अपनी कॉपी में लिखना और उसे रिवीजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे हाईलाइट किए गए हैं। क्योंकि आज हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है तो इसका बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। और आज का वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि 2 नंबर नहीं 5 नंबर पक्के आएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इतिहास 3 शब्दों इति जोड़ ह जोड़ आस से मिलकर बना है और जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। तो याद रखिएगा कि इतिहास का अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, तो यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और उनकी एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो याद रखिएगा कि हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है हेरोडोटस को। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। तो उनकी पुस्तक में भारत फारस का संबंध का वर्णन है, याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर अशोक के अभिलेख के बारे में बताया गया है। अशोक के उत्कीर्ण लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है और उनके अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरामैक लिपि में लिखी गई है। याद रखिएगा कि उनकी जो अभिलेख है ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामैक लिपि में लिखी गई है। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा और कब। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया था और किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखिएगा। और हो सके तो इन सब पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक अर्थात यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और दक्षिण भारत में अरिकमेडु यानी कि पुदुचेरी नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। पहला ये कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है और दक्षिण भारत में अरिकमेडु यानी कि पुदुचेरी नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स था जो आपको बताया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो इस टॉपिक की शुरुआत जो बेसिक है उससे यानी कि जानने के लिए इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट से शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इतिहास से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। और अगले बेसिक पॉइंट में बताया गया है कि इतिहास से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इतिहास का अर्थ क्या है, तो यही चीज़ आप यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण इतिहास है। और इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा, और इतिहास को 3 कालखंडों में
निर्धारित किए जाते हैं। पहला प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा हो गया आधुनिक। तो सबसे पहले जानते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। तो भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है और इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस काल में मनुष्य ने आग और पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तक शहरों का विकास हुआ और 6ठी शताब्दी से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। अगले पॉइंट में बताया गया है कि 8वीं शताब्दी के मध्य तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ और 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। ये सब अभी बेसिक पॉइंट्स है, तो इसे बेसिक तौर पर समझ रहे हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का संगठन संभव हुआ। तो ये सब अभी जो भी जानकारी दिए गए प्राचीन और मध्य के थे। तो जैसे कि आपको प्राचीन और मध्य दोनों को बताया गया कि क्या क्या आरंभ हुआ। अब जानते हैं आधुनिक काल का प्रारंभ। तो आधुनिक काल का प्रारंभ 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से उत्पन्न हुआ और जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नए प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। तो याद रखिएगा कि आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ है और इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। और इसी में अगले पॉइंट में बताया गया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा और सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और नए संविधान बनाए गए। तो ये कुछ बेसिक था, आपको बताया गया। इतिहास के कालखंडों को प्राचीन, मध्य और आधुनिक इन 3 कालखंडों में निर्धारित किए जाते हैं और उसी के आधार पर प्राचीन, मध्य और आधुनिक के बारे में बताया गया, जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। तो यहाँ पर जो मोटा मोटी जो हाईलाइट किया गया उसे जान लेते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है और उन्हीं में से स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं और ये पुस्तक हाथों से लिखे होने के कारण पांडुलिपियां कही जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पुस्तक लिखी जाती थी इसे पांडुलिपि कही जाती है और ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी मिली है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ताड़पत्रों पर लिखी गई पांडुलिपि और ये अभिलेख है। तो पांडुलिपि तो समझ गए क्या होता है, अब जानते हैं अभिलेख। तो इसके बारे में भी बताया गया है। तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीली औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। तो याद रखिएगा कि हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं और अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतह पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं और इसके अतिरिक्त अतीत में बनने वाली या इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो ऐसे ही कुछ बताया गया है पॉइंट्स इसमें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि आते हैं और ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोतों के रूप में जानी जाती है। तो पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। याद रखिएगा कि पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं सिक्के और मृद भांड
अगला हमारा ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है साबित। तो डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। तो इस पॉइंट को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं और इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं और इससे मध्य साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता का प्रकाश पड़ता है। और अगले पॉइंट में बताया गया, ये तो पॉइंट आपको बताया ही गया फर्स्ट में ही, कि सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी और सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो ये तो आपको बताया ही गया। अगले पॉइंट में बताया गया है कि खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति। तो ये बेसिक थोड़ा जानकारी है, लेकिन इसके बारे में जान लेते हैं कि रेडियो कार्बन विधि क्या है, या इसे ही कहते हैं कार्बन 14 पद्धति। तो रेडियो कार्बन विधि तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं और सारी वस्तुओं में से एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। और रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिसमें से निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं और जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं और जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है और वह इसे इस निश्चित दर पर खोता रहता है और भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। तो ये बताया गया कि कैसे करते हैं इसमें। अब जानते हैं तिथियों का मतलब। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है और उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईपू यानी अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं और इस प्रकार ई की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। तो जैसे कि यहाँ पर ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से समझा जा सकता है। ईपू BC ईसा मसीह का जन्म और सन ई AD। अब जानते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम इसकी भौतिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। तो इसी में बताया गया है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहले भाग में बताया गया है कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमाऊं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। दूसरा है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है और यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा, दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं तापी नदी बहती है और इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ी की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। और फोर्थ में बताया गया है कि सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कथन वाले एग्जाम में प्रश्न बन कर आते हैं उसके लिए भी इनसे कथन वाले प्रश्न भी बन कर आ सकते हैं, तो इसे आप VVI ही समझें। अगले पॉइंट में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं।
और इन पर्वतों में अनेक दर्रे हैं, जैसे कि खैबर, बोलर और गोमल गोमल दर्रा। और इसे भी याद रखिएगा कि इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। अब जानते हैं कि दर्रे क्या होते हैं। तो दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है, जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है और जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये कथन वाले प्रश्न बनकर आ सकते हैं। और भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बहती है। और सहायक नदियां, ये तो आपको पता ही है कि आगे चलकर बड़ी नदियों में मिल जाती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि लगभग 4700 यानी कि 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। और उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और गाया पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान हुई है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है और विंध्य के दक्षिण में ब्राह्मणगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणीय संस्कृति का निर्माण किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनकर आ सकते हैं। याद रखिएगा कि विंध्य के दक्षिण में ब्राह्मणगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणीय संस्कृति का निर्माण किया था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्हिडीहवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल है जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो ये दोनों पॉइंट्स से भी मिलाकर कथन वाले प्रश्न बनकर आ सकते हैं। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बहती है। और दूसरा, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चोपनी मांडो ऐसे स्थल है जहां सबसे पहले चावल उपजाया जाता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित जो कोल्डिहवा और चोपानी मांडो स्थल है, यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। अगले पॉइंट में बताया गया है कि उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है जो हाईलाइट किया गया है। अगला टॉपिक है देश का नाम। तो ये तो आपको पता ही है कि हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। और इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। और इस तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे और उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इसी के साथ हमारे यह टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास पसंद आया हो और मेरे हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर से उन सभी पॉइंट्स को बताया गया, चाहे वो डायरेक्ट प्रश्न बनकर आते हो, चाहे वो कथन वाले प्रश्न बनकर आते हो। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपका 3 से 4 मार्क्स पक्का कंफर्म हो जाएगा अगर इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो। और इसका जो शुरुआत में जो बेसिक पॉइंट्स बताया गया और उसी से आपका 3 से 4 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, तो वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी दिया गया, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी 2 प्रश्न बन रहे हैं। और ये सब मेरे पेड नोट्स का हिस्सा है, तो जो आपको कुछ कुछ जानकारी दिया गया ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करे। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।